सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी निशान गुलाटी और आज हम कवर करने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सो व्हाट वील ट्राई टू डू इज हम इस सेशन को बांटेंगे दो पार्ट्स में। कोशिश करेंगे आज हम अपना कोरिलेशन को कवर करें एज मच एज पॉसिबल, एंड कल हम जाएंगे रिग्रेशन को कवर करेंगे पूरा, एंड साथ साथ हम कोरिलेशन का जो पीस छूटेगा वो भी हम कवर करेंगे। राइट, एंड फोकस स्टूडेंट्स इस बात पर रहेगा कि हम ज़्यादा एनालिसिस करें, क्योंकि मैंने अभी करा क्या है, जो आप देखेंगे जैसे क्वेश्चन कुछ मैंने अगर गिवन है तो उसके आंसर्स ऑलरेडी निकाल रखे हैं। सो व्हाट आई डू इज आई डिस्कस दोस क्वेश्चंस, उसमें जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज हम अभी कर रहे हैं रिवीजन, तो सारे क्वेश्चंस हम लिख के सॉल्व नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ रेगुलर बैच, बट जहाँ जहाँ हुक्स हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स मुझे लगती हैं, जहाँ पे बच्चे अटक जाते हैं, दैट वील डिस्कस। एक एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारा पूरा 45 मिनट्स टू 1 आवर का सेशन रहेगा वो प्रोडक्टिव रहे, आपको एनालिसिस करना ज़्यादा आए इन कोरिलेशन रिग्रेशन। और जहाँ आपको लगता है आप मैथमेटिकली अटक रहे हैं, आप जस्ट वीडियो को पॉज करें एंड बॉस थोड़ा कैलकुलेटर चलाओ एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है मित्रों, सो आज हम करेंगे कोरिलेशन से स्टार्ट। बट गाइस, कोरिलेशन शुरू करने से पहले व्हाट आई रियली सी स्टूडेंट्स मिस करते हैं व्हाट रियली रिग्रेशन इज, एंड रिग्रेशन का बेसिक कोर समझाए बिना इट बिकम्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम कि आप क्या कर रहे हो, आप समझना चाहते हो कोरिलेशन को, जो कि पॉसिबल नहीं है बॉस। तो आप पहले थोड़ा सा समझो व्हाट रिग्रेशन इज। एक बहुत सिंपल एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रखा है। ये मेरे रिग्रेशन के नोट्स हैं, रिग्रेशन की स्लाइड है गाइस। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक टेबल आपको दिया है, सो एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल। सो व्हाट वी रियली डू विद रिग्रेशन। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि बॉस ये हैं आपके, तो गैस एक बहुत सिंपल एग्जांपल से शुरू करेंगे। मुझे पता है आप रिग्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवीजन में हम उसको बस रिफ्रेश करेंगे। सो इसमें क्या है, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, और एक्स यूजुअली आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप पढ़ रहे हो, आप स्टडी आवर्स दे रहे हो, राइट, रिजल्ट क्या होगा, आपके मार्क्स। अब अगर मैं बोलूं कि बॉस आई हैव 10 स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है जब वो 11वां स्टूडेंट मेरे पास आएगा वो कितने मार्क्स कैच कर सकता है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई अलग डेटा नहीं है, आप सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे बताना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, निशान से व्हाट यू टेल मी इज के जो 10 स्टूडेंट्स आपके पास हैं उन 10 स्टूडेंट्स के आप मार्क्स लोगे, उसका एवरेज निकालोगे, बोलोगे वो मेरा बेस्ट प्रिडिक्टर है, दैट इज मेरा सेंट्रल टेंडेंसी। तभी निकालते हैं ना हम मीन को। तो अगर वो मेरा बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी, आप बोलोगे बॉस माई बेस्ट मेजर दैट आई कैन अप्लाई इज माई मीन। बट रिग्रेशन क्या करते हैं, रिग्रेशन उससे जाता है आगे। वॉट इट टेल्स यू इज कि बॉस मेरे पास एक वेरिएबल है विच कैन एक्सप्लेन, विच कैन कॉज, मतलब जरूरी नहीं है कॉज एंड इफेक्ट आए कोरिलेशन में, कॉज एंड इफेक्ट जरूरी नहीं होता ऑलरेडी इंप्लाइड हो, बट वन वेरिएबल विच कैन एक्सप्लेन योर मार्क्स कि जैसे स्टडी आवर्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टडी कर रहा हूँ कि अगर एक बंदे ने 4 घंटे पढ़ाई करी है, राइट, तो उसके आए हैं 10 मार्क्स आउट ऑफ 20। अगर किसी ने 6 करी है तो उसके आए हैं 12 मार्क्स, किसी ने 8 करी है तो लाया 16। सो बेसिकली मुझे समझ आ रहा है कि बॉस इनमें एक रिलेशन है, जितना आप पढ़ोगे उतने ही आपके मार्क्स आएंगे, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूँ, जब एक बंदा मेरे पास आए कि बॉस आपने 9 घंटे पढ़ाई करी है, मुझे प्रिडिक्ट करना है कि यार उसके मार्क्स कितने आ सकते हैं, तो मैं इन तीनों की खिचड़ी को यूज करके एक लाइन बिल्ड कर सकता हूं, एक रिग्रेशन लाइन बिल्ड कर सकता हूं, जिसके बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि अगर 9 घंटे विच इज माई एक्स, दिस इज माई एक्स, अगर उस बंदे ने 9 घंटे पढ़ाई करें तो उसके मार्क्स कितने हो सकते हैं। दिस इज अ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टेड वैल्यू, राइट। दिस इज वॉट रिग्रेशन इज। ये बच्चों को अभी तक क्लियर होगा, ये बस मैं रिफ्रेश करा रहा हूं। तो एक लाइन जो लीनियर रिग्रेशन होता है, जब आप एक बिल्ड कर लेते हैं, लाइन हम कल बिल्ड करना सीखेंगे, फटाफट उसको रिफ्रेश करेंगे। बट जब आप लाइन बिल्ड कर लेते हो, अब लाइन की भी अपनी एक प्रिडिक्शन है, जैसे मीन का अपना एक प्रिडिक्शन है, वेरिएंस निकलता है वगैरह वगैरह, राइट। द सेम वे लाइन कितना अच्छा प्रिडिक्शन देगी, कितनी रिलायबल है, वो मैटर करता है इन दोनों एक्स और वाई की स्ट्रेंथ पे। इन दोनों एक्स एंड वाई कितना चिपक के हैं, कितने ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करता है एक्स वाई को। तो वो चीज जो होती है, जो एक्सप्लेनेशन है कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड को रिलेशन। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया है मित्रों, एक्स है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे आप देखेंगे कुछ नंबर्स हैं, राइट, उसके बेसिस पे रिग्रेशन लाइन एक बिल्ट है। अब वो रिग्रेशन लाइन कैसे बिल्ट होती है, कल का टॉपिक। अब मैंने क्या करा है, लाइन जा रही है आपकी लीनियर, जो डॉटेड लाइन है, दिस इज योर
रिग्रेशन लाइन, एंड देन यू हैव एक्चुअल नंबर्स प्लॉटेड ऑन द ग्राफ. जैसे आपका 10 है, ये रहा आपका 10, तो वाई एक्सिस पे है आपका 17 आपको कुछ यहाँ फॉल कर रहा होगा. सो आप देखेंगे, आपको क्लियरली ग्राफ देख के समझ आ रहा होगा कि यार जो प्रिडिक्शन हो रही है, अब जितनी एक्स की प्रिडिक्शंस होंगी, मतलब एक्स के थ्रू मेरी वाई की प्रिडिक्शंस होंगी, वो यहाँ वाई पे फॉल करेंगी, राइट, इन लाइंस पे. आप अगर देखें तो जो एक्चुअल नंबर्स हैं वो बहुत पास हैं. सो जो एरर रेट है, ये मेरा एक्चुअल है, ये मेरा प्रिडिक्शन है. तो अगर मैं टेस्ट करूँ कि यार मेरी लाइन कितनी अच्छी काम कर रही है, सो मैं क्या करूँगा, एक्चुअल को उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू से कंपेयर करूँगा. वो जितना कम उसका सब्ट्रैक्शन होगा, जितना कम वो नंबर निकल के आता है, दैट मीन्स माई एक्यूरेसी इज रियली रियली गुड एज फार एज रिग्रेशन लाइन इज कंसर्न. बट वो एक्यूरेसी निकल के कैसे आती है? वो तब निकल के आती है जब मेरा कोरिलेशन होता है सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट. सो दिस इज व्हाट कोरिलेशन इज गाइस. और आपकी लाइंस इस हिसाब से, आपकी रिग्रेशन लाइन जाती है उन पॉइंट्स के बीच से जो आपके एक्चुअल है, और आपका स्ट्रेंथ बताता है आपका कोरिलेशन. अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते गाइस, अब सीधा चलते हैं अपने कोरिलेशन पे. सो कोरिलेशन है क्या? इफ अ चेंज इन वन वेरिएबल इज रेसिप्रोकेटेड, नॉट ऑलवेज कॉज्ड बाय अ चेंज इन अदर वेरिएबल. जो रेसिप्रोकेटेड था हमने पढ़ा स्टडी आर्स, राइट. यहाँ पे आ जाते हैं आपके आर्स, अनदर वेरिएबल आ जाते हैं आपके मार्क्स, ईदर डायरेक्टली और इनवर्सली. अभी बताता हूँ इसका मीनिंग क्या. दे आर सेड टू बी कोरिलेटेड. कोरिलेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली इंप्लाई कॉजेशन. आइसक्रीम सेल्स अ नंबर ऑफ स्विमिंग इंसिडेंट्स. इसका बेसिकली मतलब क्या है? ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल समर्स आ गई हैं और मेरी आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है, राइट, स्विमिंग के जॉइनीज भी तो बढ़ेंगे मित्रों. बट रीज़न क्या है दोनों के बढ़ने का? कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट. सो अब इन दोनों वेरिएबल में अगर मैं आइसक्रीम सेल को मान लूँ एक्स और स्विमिंग को मान लूँ, स्विमिंग के जॉइनीज को मान लूँ वाई, तो दोनों में एक पॉजिटिव कोरिलेशन होगा कि अगर आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है तो स्विमिंग की सेल भी बढ़ेगी. बट उसका पीछे का रीज़न क्या चल रहा है? आपका टेम्परेचर. सो इन से बेसिकली पता चलता है कि एट टाइम्स हमारा कोरिलेशन तो बिल्ड हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स हमेशा कॉज होगा वाई का. इट कुड जस्ट बी रिलेटेड, वो एक्सप्लेन कर रहा है वाई को, बट डजंट मीन एक्स वुड बी द कॉज ऑफ वाई. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं. अब बात आती है कोरिलेशन. हमें ये तो पता चल गया स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, बट कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है? कोरिलेशन आपको बताता है एक तो स्ट्रेंथ, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, साथ में वो बताता है आपकी डायरेक्शन क्या है कोरिलेशन की. तो उसमें आपको क्या करना होता है? आप बेसिकली देखते हो अगर एक्स की मूवमेंट हुई है, जो आपके एक्स नंबर्स हैं, तो अगर मैं इन नंबर्स को लूँ 1 2 3 और वाई को भी लूँ 2 4 8, तो हो क्या रहा है यहाँ पे गाइस? अगर 1 2 से चेंज हुआ, दैट मीन्स वो एक पॉजिटिव नंबर में गया, तो उसने एक कदम आगे चला, 1 से वो 2 चला गया. वाई ने भी कदम आगे रखा, ठीक है, पॉजिटिव. अगेन फिर 2 ने एक और कदम चला, 2 से हो गया वो 3 पॉजिटिव. उसके बाद वाई ने फिर से आगे उसके साथ प्लस में 4 कदम चले, ठीक है. सो ये जो चीज़ है, अगर मैं एक कदम आगे चल रहा हूँ और वाई भी उसके मेरे साथ एक कदम है, कितने भी कदम आगे चल रहा है, वो बेसिकली आपको बताता है कि आपका कोरिलेशन है पॉजिटिव. और अगर ये चीज़ हो जाए उल्टी, वन से आप 2 पे गए, आपने करा पॉजिटिव, बट 8 से आप गए 4 पे, तो ये हो गया नेगेटिव. जब आप अगेन गए 2 से 3 पे, आप चले एक कदम आगे, बट भाई वाई हमारी उल्टी चाली चल रहा है बॉस, राइट. तो इससे आपको पता चलता है कि दोनों में कोरिलेशन नेगेटिव है. ये आप नंबर्स देख के थोड़ा बहुत बता सकते हो, बट एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड पता चलता है हमारे कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से, जो हम आगे करेंगे. ठीक है गाइस, तो इसमें अब एग्जांपल में क्या होता है, आपको एग्जांपल ये याद रखने की नीड होती है. जैसे हाइट और वेट, हाइट और वेट यूजुअली ज़्यादा होते हैं. जैसे अगर हाइट किसी की ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगी. यील्ड एंड ये रेनफॉल, अगर रेनफॉल गिर रही है, अगर बारिश ज़्यादा हुई, दैट मीन्स जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, राइट, ये आपका एग्री प्रोड्यूस है, दैट विल ऑल्सो बी मोर. सो दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे बिजनेस में उतना प्रॉफिट ज़्यादा आता है नेचुरली, राइट. द सेम वे नेगेटिव कोरिलेशन में एग्जांपल्स किया था प्राइस एंड डिमांड ऑफ एन आइटम. अगर आप किसी चीज़ का प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड गिरने के चांसेस होते हैं. हमने सिंपल इकोनॉमिक्स में हमने ये चीज़ पढ़ी है. द प्रॉफिट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड द नंबर ऑफ क्लेम्स इट हैज
मेट, ये आपका PYQ में आ चुका है गाइस। तभी जो एग्जाम्पल्स है सीधा आपको स्टडी मैट से पढ़ने चाहिए, बिकॉज दे रियली हेल्प यू बिल्ड कनेक्शंस इन योर माइंड, और वही चीज़ उठ के आपके एग्जाम में आती है। सब इसका बेसिकली मतलब क्या, अगर आप क्लेम ज़्यादा करेंगे, अगर इंश्योरेंस कंपनी को अगर नुकसान हुआ है बाहर किसी उनके इंश्योर्ड बंदे का, तो वो क्लेम्स अगर उसको ज़्यादा पे कर रहा है, दैट मीन्स उसका प्रॉफिट रहेगा कम। तो जितने क्लेम्स ज़्यादा रहेंगे इंश्योरेंस कंपनी की कॉस्ट उतनी बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट पे असर पड़ेगा और मार्जिन जाएंगे नीचे। सो नेगेटिव कोरिलेशन, अगर पॉजिटिव चाल चली एक्स ने तो वो जाएगा उल्टा, अगर नेगेटिव चाल चली है एक्स ने तो वो जाएगा सीधा। एंड डायरेक्ट में आपका आ जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। देन आते हैं मेजर ऑफ कोरिलेशन। हमें गाइस तीन, एक्चुअली मोटे मोटे तीन नहीं 4 मेथड्स पढ़ने हैं। तीन हम कोशिश करेंगे इसी क्लास में हम कवर करें। फर्स्ट स्कैटर डायग्राम। कुछ कुछ पीसेस मैंने स्कैटर डायग्राम के आपको ऑलरेडी बता दिए, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, वो कार्ल पियर्सन पे इतना फोकस करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि बॉस CA फाउंडेशन है, आपके एनालिसिस पे आपको अपना फोकस करना है और आपको गोल रखना है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्कैटर डायग्राम से भी छोटे मोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, बिकॉज दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, कि आपको कितना लॉजिक आपके माइंड में बिल्ड हुआ है। एंड स्कैटर डायग्राम इज रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली कोरिलेशन इज। सो स्कैटर डायग्राम आपको पढ़ना है पहले, फिर ऑफ कोर्स कार्ल पियर्सन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, एंड देन वी हैव 2 अदर मेथड्स विच इज रैंक कोरिलेशन एंड कंकरेंट डेविएशन मेथड। वो थोड़े से ईजी हैं, बट अभी हम इस क्लास में फोकस करेंगे पहले 3 मेथड्स पे, विच वुड बी स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, एंड देन वी हैव आर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो शुरू करते हैं। अब इसमें याद रखने वाली चीज, स्कैटर डायग्राम क्या है? इट्स अ मेथड, इट्स अ डायग्राम। जब मैं रिग्रेशन लाइन को बिल्ड करूं अपने ग्राफ पे और पॉइंट्स देखूं आसपास, एक्चुअल पॉइंट्स, जब मैं टेस्ट करूं कि मेरी लाइन कितनी अच्छी बिल्ड हुई है, लाइन के आसपास, रिग्रेशन लाइन के आसपास अगर मेरे नंबर्स हैं, दैट मीन्स मेरा कोरिलेशन है काफ़ी स्ट्रांग। तो ये चीज़ें मुझे स्कैटर डायग्राम से मुझे गेज करनी है। तो मेरा बेसिकली इसका मेथड, इसका डेफिनेशन क्या हो गया? इट्स अ सिंपल डायग्रामेटिक मेथड विच इज़ द क्विकेस्ट, ये आता है आपके MCQs में, which is the quickest method to establish correlation, right, to gauge कि whether there is a correlation or not, right? So इसमें आपका अब बेसिकली आता है कि मेरिट क्या है। मेरिट ये है कि आप फटाफट देख के, जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, जब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो फटाफट आप ट्रेंड पकड़ लेते हैं। तो आप ट्रेंड से पकड़ लेंगे कि हाँ यार कोरिलेशन मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। सो ये चीज़ें आप कर सकते हो, राइट? और साथ साथ आप ये भी जान सकते हो गाइस हमारी, सो कितना आप गेज कर सकते हो, ये चीज़ आपको देखनी है, राइट? सो साथ साथ आपका क्या होता है, आपके जो कोरिलेशन होते हैं, ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट आपके कोरिलेशन या तो लीनियर हो सकते हैं। एक रिग्रेशन लाइन आप बिल्ड करते हैं, जब लीनियरली आप देखते हैं कि क्या नंबर लीनियरली आपका निकल सकता है, आप प्रिडिक्शन क्या लीनियर इक्वेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y=a+bx। अगर इसके बेसिस पे है तो आपका कोरिलेशन और रिग्रेशन होते हैं लीनियर। बट हो सकता है कोई और फॉर्म भी हो, आपने जो 11th-12th में मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी हो सकती है। तो आपकी प्रिडिक्शन उन इक्वेशंस के बेसिस पे होगी, उन ग्राफ्स के बेसिस पे होगी, जिसमें हमें नहीं जाना। बट एटलीस्ट अगर वो ग्राफ बना हुआ है स्कैटर डायग्राम में, तो आप उसको देख के आप पकड़ सकते हो, हाँ यार ये अलग तरीके का कोरिलेशन है। तो बेसिकली आपका मेरिट क्या है स्कैटर डायग्राम में, कि आप एटलीस्ट उसको देख के उसका नेचर, उसका टाइप बता सकते हो कि कोरिलेशन किस तरीके का है। दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर गाइस, कि आपको टाइप और नेचर पता चल जाता है, बट डीमेरिट साथ में क्या है, वो सिर्फ आपको एक अंदाजा देता है, एक हिडन ट्रेंड पकड़ के देता है, जिससे आप नेचर पकड़ लेते हो, बट आप एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बता सकते। वेन यू फेल टू नो द एग्जैक्ट रिलेशनशिप, आप क्या करते हो बॉस, आप जाओगे कार्ल पियर्सन मेथड में। सो बट अभी के लिए स्कैटर डायग्राम में आपको याद रखना है, इट इज अ डीमेरिट फॉर द स्कैटर डायग्राम, राइट? सो ये आ गया, कैन बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ कोरिलेशन, लीनियर और नॉन लीनियर। कर्वी लीनियर हो गया, जैसे आपके एक्सपोनेंशियल कर्व्स हो जाते हैं, राइट? अनलाइक इन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि कार्ल पियर्सन सिर्फ तभी कोफिशिएंट काम करता है जब आपको कोरिलेशन हो लीनियर, ठीक है? सो ये गाइस हो गया। अब आते हैं स्कैटर डायग्राम पे। अब जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं कोरिलेशन की, अब जब मैंने क्लियर कर दिया कि CA फाउंडेशन में हमें फोकस करना है लीनियर कोरिलेशन पे, लीनियर रिग्रेशन पे, राइट? सो एक लाइन मेरी बिल्ड हुई। अब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, स्ट्रेंथ तो आपको पता चलती है। अब एक ग्राफ है, एक्चुअल नंबर्स इस तरीके से बिल्ड है, ये मेरे x हैं, मेरे y हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे और आपको गेज करके समझ आ जानी चाहिए कि आपकी जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो कैसे बिल्ड होनी चाहिए। अब रिग्रेशन इक्वेशन बिल्ड करने का तरीका है, बट CA में आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि अगर बहुत ही बेसिक पैटर्न दिया हुआ है तो आप गेज कर जाओ यार कि y का रिलेशन x के साथ क्या है। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कांट डू। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 से 2 हो रहा है, फिर 2 से 4,
4 से 8, 6 से 12, 8 से 16। तो बेसिक रिलेशनशिप बिल्ड क्या है बॉस, मेरी जो रिग्रेशन लाइन है वो है y इज इक्वल टू 2x, राइट। ये बहुत क्लियर है हमारे माइंड में, बट साथ साथ मुझे इससे क्या पकड़ में आ रहा है, अब अगर रिग्रेशन लाइन भी यही है और साथ साथ सारे के सारे पॉइंट्स इसी पे फॉल कर रहे हैं, ये गाइस बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इन नंबर्स के बेसिस पे रिग्रेशन लाइन बिल्ड करूं जो कि मैं इजीली गेज भी कर पाया, विच इज y इज इक्वल टू 2x, राइट। सो इसका मतलब मैं प्रिडिक्शन y इज इक्वल टू 2x पे ही करूंगा और मैं साथ में टेस्टिंग करूंगा एक्चुअल नंबर्स के साथ कि बॉस मेरा कोरिलेशन एक्चुअली में अभी तक कितना स्ट्रांग है, ताकि मैं प्रिडिक्शन को गेज कर पाऊँ वो कितनी है। सो उससे मुझे कैसे पता चलेगा, मैं एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू को मैच करूंगा स्कैटर डायग्राम पे। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, सारे के सारे एक्चुअल पॉइंट्स मेरी रिग्रेशन लाइन पे ही फॉल कर रहे हैं। जब ये चीज हो जाती है, जब मेरे सारे के सारे पॉइंट्स एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल करें, राइजिंग फ्रॉम बॉटम लेफ्ट, ये है मेरा बॉटम नीचे लेफ्ट, गोइंग टू अपर राइट, ठीक है, जब एग्जैक्टली उस पॉइंट्स पे फॉल करे और मेरा जो लाइन है, जो मेरी रिग्रेशन लाइन है, वो जा रही है बॉटम लेफ्ट से राइट में, दैट मीन्स मेरा कोरिलेशन है परफेक्ट एंड इट इज पॉजिटिव इज वेल, क्योंकि बॉटम लेफ्ट से अपर राइट है, ठीक है। एक नाम और दिया गया, दिसंबर में PYQ आया था, जब हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कोरिलेशन, तो आपके PYQ में आ सकता है। द सेम वे अगर हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करें, अब यहाँ आप देखेंगे पॉइंट्स एग्जैक्टली सारे फॉल नहीं करे, आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, राइट, यहाँ थोड़ा सा गैप है, यहाँ थोड़ा सा गैप है, बट आपको पता चल रहा है वो बहुत ही क्लोज है लाइन के, रिग्रेशन लाइन के, राइट। सो जो प्रिडिक्शन बनेगी रिग्रेशन से वो बहुत ही स्ट्रांग होगी, दैट मीन्स मेरा कोरिलेशन है काफ़ी स्ट्रांग, इट वुड बी पॉजिटिव ओनली बट इट बी रियली हाई ऑल्सो। यहाँ मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, आर वुड बी हाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो पॉइंट्स क्लस्टर अराउंड, वो उसके आसपास होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते, दे क्लस्टर अराउंड एन अपवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि हमारा कोरिलेशन पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, तो उसके आसपास रहेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सारे फॉल नहीं करेंगे बट आसपास रहेंगे, राइट। अब सेम चीज़ आ जाती है परफेक्ट नेगेटिव में, इसको बोला जाता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन को इनडायरेक्ट, अगेन PYQ। अब सारे पॉइंट्स उस लाइन पे फॉल कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन आपके सामने ऑलरेडी बिल्ड कर दी है रिग्रेशन लाइन की, कैसे करेंगे कल, कैसे बिल्ड होता है वो हम कल देखेंगे, बट अभी क्या है, आपको करना है पॉइंट्स को प्लॉट और देखने क्या वो रिग्रेशन के आसपास से निकल रही है, अब यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट निकल रही है, राइट। दैट मीन्स मेरा रिलेशन है परफेक्ट और नेगेटिव, क्योंकि आपका लाइन जा रहा है सीधा नीचे। तो इसमें बेसिकली मतलब क्या निकल के आ रहा है गाइज आपका, द पॉइंट्स फॉल एग्जैक्टली ऑन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट, ये सीधा PYQ में लिखा आता है, अगर टॉप लेफ्ट से शुरू है और बॉटम राइट जा रहा है तो कोरिलेशन क्या है। इससे एक चीज़ और डिसाइफर हो सकती है, आपने देखा यहाँ पे स्लोप, अब आप ये देखेंगे इक्वेशन की फॉर्म ले रखा है इसने, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसका स्लोप है -2 नेगेटिव में, राइट, जब नेगेटिव कोरिलेशन है, इसका स्लोप है +2, राइट, दिस इज द स्लोप। तो अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है, जो मैंने यहाँ मेंशन करा है, बेसिकली अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो आपका कोरिलेशन है पॉजिटिव, अगर आपका स्लोप है नेगेटिव आपका कोरिलेशन है नेगेटिव। ये स्लोप्स कैलकुलेट होते हैं रिग्रेशन वाले चैप्टर में, बट एटलीस्ट अगर आपको लाइन गिवन है और आपको स्लोप गिवन है तो आप स्लोप देख के बता सकते हैं। बहुत लॉजिक है यार, सिंपल सी बात है, अगर x मेरा 1 है, राइट, और y है -2, तो आपका y क्या निकल के आएगा, -2, फिर 2, -4, फिर 3, -6, लाइन बॉस नीचे 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 जाती जाएगी, -2 यहाँ प्लॉट होगा, -4 और नीचे होगा, यहाँ प्लॉट होगा, फिर -6, आपकी लाइन नीचे जाती रहेगी बॉस। तो स्लोप पे डिपेंड करता है आपका, मतलब स्लोप से आप रिलेट कर सकते हो अपने कोरिलेशन को और उसको गेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपको स्कैटर डायग्राम में जो याद रखना है गाइस, स्ट्रॉन्ग में यही है आपका, क्लस्टर करेगा आपके सारे पॉइंट्स और डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी आपकी ट्रेंड लाइन, बेसिकली ट्रेंड लाइन इज नथिंग बट द रिग्रेशन लाइन, ये रिग्रेशन लाइन होती है, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। लिटल और कोरिलेशन मिक्स्ड, कोई ट्रेंड निकल के नहीं आ रहा है, जैसे हमारी रैंडम वॉक थ्योरी में होता है, मैं रेगुलर क्लास में अपना एग्जांपल देता हूँ कि इतने दूर दूर है, एक लीनियर इक्वेशन शायद बिल्ड भी हो जाए, बट पॉइंट्स इतने दूर हैं कि प्रिडिक्टिबिलिटी में दम नहीं होगा। अगर प्रिडिक्टिबिलिटी में दम नहीं है रिग्रेशन की, दैट मीन्स जो आपका कोरिलेशन का नंबर है वो भी ऑलमोस्ट जीरो के राउंड ही घूम रहा होगा, ज़्यादा दम होगा नहीं, राइट। सो डॉट्स होती हैं स्कैटर्ड, कोई पैटर्न निकल के नहीं आ रहा,
ट्रेंड लाइन भी ढंग से नहीं बन सकती, अगर बनेगी भी सही तो प्रेडिक्शन वैल्यू बहुत कम होगी, जिसका स्ट्रेंथ होगा बहुत कम होगा, दैट मीन्स कोरिलेशन वुड बी क्लोज टू जीरो। तो ये था गाइस स्कैटर डायग्राम में आपको ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है। कोरिलेशन कब परफेक्ट होगा, डाउनवर्ड अपवर्ड का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया होता है, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्लोप वाली चीज़ जो है मैंने नोट लिखवाया है, ये भी आपको गेज करके रखना है, ठीक है। अभी बहुत छोटे थे क्वेश्चंस, यहाँ पे आप पॉज करें और उसको ट्राई करें कि आपको सॉल्व कर लें। मैं फटाफट उसको क्लीन कर रहा हूँ और इसका आंसर देखते हैं। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज गिवन बाय 2x plus 3y plus 4, then the value of the coefficient correlation between x and y is, गाइज इसमें बहुत ज़्यादा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा रिलेशनशिप दो वेरिएबल का एक परफेक्ट x एक परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दैट मीन्स जो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, दैट मीन्स का कोरिलेशन तो परफेक्ट ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है स्लोप, कि अगर मेरा स्लोप नेगेटिव है तो मेरा कोरिलेशन होगा परफेक्ट नेगेटिव, अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव है तो मेरा कोरिलेशन होगा परफेक्ट पॉजिटिव, राइट। सो यहाँ पे स्लोप निकाल देते हैं, उसके लिए मुझे इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जाता है -4 आपका -2x, ऑलरेडी मुझे पता चल गया है माइनस में, बट एक बार फिर भी पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आपका स्लोप क्या निकला, विच इज b इज इक्वल टू -2/3। अब रिलेशन तो है परफेक्ट, सॉरी आपका कोरिलेशन तो है परफेक्ट, बट साथ साथ आपका स्लोप है नेगेटिव, दैट मीन्स आंसर इज सी। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, या आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 है, दैट मीन्स जो रिलेशनशिप है, जो एक्चुअल रिलेशनशिप अभी तक काम कर रहा है, वो क्या होगा गाइज, 1 है तो आपका, अब देखो यहाँ पे मोर एप्रोप्रिएट वाले MCQs हैं, आपका ये फॉर्म तो बिल्ड होगा a इज इक्वल टू ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्योंकि आपका कोरिलेशन तो परफेक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बट साथ साथ क्या है, आपका 1 है, दैट मीन्स आपका कोरिलेशन है पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव में क्या होता है, आपका स्लोप होता है पॉजिटिव, तो यहाँ देखो बी वुड बी द आंसर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको रखना है कि एक्चुअल रिलेशनशिप इस स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ही है, सारे पॉइंट्स एक रिग्रेशन लाइन पे फॉलो करेंगे, सारे एक्चुअल पॉइंट, साथ साथ आपको जो स्लोप भी है वो भी होगा पॉजिटिव। इसको आप पढ़ो, पॉज करो और उसको एब्जॉर्ब करो, ठीक है गाइस। अगर आप इतना भी समझते हो स्कैटर डायग्राम में, आपका काम डन है। यही एनालिसिस होता है जो आपको करने की नीड है। सीए फाउंडेशन में हो तो आगे बढ़ो, फॉर्मूले से आगे बढ़ो, ग्राफ्स को समझना शुरू करो, एनालाइज करो, ये आपके बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं आपके कार्ल पियर्सन वाले फॉर्मूले पे। चलो बच्चों, कार्ल पियर्सन्स, अब इसमें जो चीज़ हमें बताने वाली है वो है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला याद है, आपको कोवेरियंस का भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकलता कैसे है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसका गाइस फॉर्मूला होता था आपका कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, तो आपका इससे निकलता है कोरिलेशन, राइट। अब इसमें है क्या कंफ्यूजन, जो मैंने भी अपने स्टूडेंट्स के साथ देखा है, उनको आती है कोवेरियंस का फॉर्मूला याद नहीं रहता। और कोवेरियंस बेसिकली होता क्या है, आपका कोफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा कोवेरियंस को याद रखने की नीड नहीं, बिकॉज वो अपने आप में बहुत ज़्यादा उसकी आइडेंटिटी है नहीं। कोरिलेशन इज अ रिलेटिव मेजर, ठीक है, बट कोवेरियंस इज एन एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है। उसका अपना बस एक सिग्निफिकेंस ये है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव आंसर निकाल के देता है, वो आपको मैग्नीट्यूड के हिसाब से बताएगा कि आपका जो कोरिलेशन होने वाला है क्या वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। और वो काम कैसे करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले फॉर्मूला देखते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को ही चेंज करके हम बना देंगे कोवेरियंस के फॉर्मूले को, एंड देन विल सी उसका लॉजिक क्या है। मतलब अप्लाइड मैथ से अप्लाइड स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं गाइस। फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा नहीं जाना, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का याद है एंड दोनों मेन फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, अगर वो याद है तो आप कोवेरियंस को भी आराम से कैच कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में। अगर आपको ये चीज़ याद है, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी मैंने स्क्वायर कर दिया, दैट मीन्स मैं निकाल रहा हूँ वेरिएंस। तो ये क्या होता था, समेशन ऑफ डेविएशन ऑफ, तो ये क्या होता था आपका वेरिएशन जो होता था वो आपका होता था समेशन किन चीज़ों का, अगर मैं मीन को माइनस करूँ हर एक ऑब्जर्वेशन तो उसका सम ले लूँ और फिर करूँ उसका स्क्वायर और फिर करूँ उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मेरा एवरेज डेविएशन निकल के आ जाएगा, राइट। सो मैथमेटिकली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जहाँ पे मैंने स्क्वायर को दो अलग अलग तरीके से लिख दिया, x माइनस एक्स मीन एंड देन x माइनस मीन ऑफ x अगेन।
राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये मैंने चेंज कर दिया एंड यहाँ पे मैं वाई को ले आया कि अगर मैं वाई के ऑब्जर्वेशंस को उसके मीन से माइनस करूँ और फिर करूँ डिवाइड बाय एन, बॉस मेरा कोवेरियंस निकल के आ गया। इट वर्क सिमिलर टू वेरियंस ओनली। कोवेरियंस बस वेरियंस का एक एक्सटेंशन है, उससे हमें डायरेक्शन पता चल जाती है। बट डिफरेंस क्या है, जितने भी हमारे डिस्पर्जन मेजर्स हैं जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, वो सारे पॉजिटिव होते हैं। कोवेरियंस कुड बी नेगेटिव बिकॉज इट्स एब्सोल्यूट मेजर। आपका कोरिलेशन निकालने में हेल्प करता है। कोरिलेशन किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन आपकी बताने में, राइट। प्लस माइनस, सीधी चाल, उल्टी चाल, राइट। सो कोरिलेशन नेगेटिव हो सकता है, कोवेरियंस उस चीज़ को पकड़ता है। अब कोवेरियंस लॉजिकली कैसे काम कर रहा है गाइस, अब मैं कर क्या रहा हूँ, हर एक नंबर को मीन से मैच कर रहा हूँ, राइट। सो अगर मेरा एक्स ऑब्जर्वेशन है और वाई ऑब्जर्वेशन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर अगर मीन से ऊपर है, ऊपर चला, आगे की तरफ चला, और वाई भी अपने मीन से ऊपर की तरफ चला, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। प्लस नंबर और प्लस नंबर है तो मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव, राइट। सेम वे अगर जब मैंने एक्स को माइनस करा उसके मीन से तो एक नेगेटिव नंबर निकल गया है, मतलब ऑब्जर्वेशन मीन से छोटी है। द सेम वे जब मैंने y को माइनस करा y के मीन से तो एक नंबर नेगेटिव निकल गया है। तो फिर से क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, दैट मीन्स चाल उनकी एक साथ है, प्लस मूवमेंट। बट अगर एक मूवमेंट प्लस और एक मूवमेंट माइनस या फिर ये है तो इसमें क्या होगा गाइस, नंबर निकल के आएगा नेगेटिव, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस वुड बी अगेन माइनस। जब ये वाली मूवमेंट कैच होगी माइनस वाली तो वो समझना शुरू करेगा कि एक ने सीधी चाल चली है, वो अपने मीन से ऊपर है, कुछ जो भी नंबर होगा वो अपने मीन से ऊपर है, और ये वाला बट अपने मीन से नीचे जा रहा है। दैट मीन एक सीधी चाल चल रहा था, एक उल्टी चाल चल रहा है अपने पॉइंट एस्टिमेट के कंपैरिजन में, क्योंकि पॉइंट एस्टिमेट आपका क्या है, मीन, उसके कंपैरिजन में सीधी उल्टी चाल जितनी चल रही है वो डायरेक्शन आप पकड़ते हो। तो अगर ये सारे प्लस हैं फॉर एग्जाम्पल तो आपका कोरिलेशन होगा पॉजिटिव। बट अगर आपके माइनस भी आ जाते हैं तो आपको कोरिलेशन होने लगेगा वीक, यार कई कोई चाल तो बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं, कुछ कुछ चाल उल्टी चल रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो रही है। इन केसेस में कोरिलेशन आता है नीचे। तो कोवेरियंस ये चीज़ कैच करने की कोशिश करता है कि अगर आपके सारे पॉजिटिव हैं या फिर सारे नेगेटिव हैं तो आपका कोरिलेशन होता चला जाएगा स्ट्रॉन्ग, राइट। तो इस तरीके से आपको कोवेरियंस को पढ़ना है। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला आपको गेज हो गया कि कोवेरियंस को लिखना कैसे है। दूसरा फॉर्मूला जो आपको अलग तरीके से करने की नीड है वो कैसे है, ये रहा आपका दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, राइट, जिसमें आता था आपका समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर आप करते थे समेशन ऑफ एक्स, दैट मीन्स दिस इज योर मीन, राइट। ये मीन है आपका। मैं इसको ऐसे लिख दूं, समेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स, और साथ साथ ये चूंकि दो बार स्क्वायर में तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया, और नीचे एन इंटू एन, क्योंकि एन स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने करा क्या, अब मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे एक एक्स को गायब कर दिया एज यूजुअल, जो मैंने पहले भी करा था आपके साथ। अब मैं इसके साथ कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे लगाया मैंने एक y, यहाँ पे भी मैंने चेंज करा y, तो एक एक x को मैंने चेंज कर दिया। अगेन आपका कोवेरियंस का फॉर्मूला बन के आ गया। तो याद रखने की नीड क्या है यार, स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सब एक्सपर्ट हो जाते हैं क्योंकि उसको हम बार बार करते हैं। बस आपको करना क्या है, दोनों जो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले उसमें एक एक एक्स को चेंज करके y कर देना है, एंड मैथमेटिकली अगेन आपका कोवेरियंस बन के आ जाएगा, ठीक है। तो अब गैस कोवेरियंस का फॉर्मूला खुलता कैसे है, अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, ये अब कोवेरियंस का फॉर्मूला मैंने आपको दिखाई दिए, या फिर आप नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन को भी साथ में खोलो, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बैठा है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बैठा है, ये तो आपको याद ही होगा, राइट। या फिर आप इसको लिख दो इस तरीके से जो कि आपने अभी करा, एक्स और वाई, मैंने एक्स को चेंज करा था, यहाँ पे भी करा था वाई को चेंज, और नीचे अगेन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो नॉर्मल आपको फॉर्मूला होता है जो आप कर चुके हो, एंड ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इस तरीके से आपका निकल जाएगा कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। तो आपको याद रखने की नीड क्या है, इसमें है एक, आपको ये तो ऑफ कोर्स याद होना चाहिए गाइस, कोवेरियंस डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वो चीज़ करते हुए आपको पता है कि यार कोवेरियंस इस तरीके से निकलता है जो अभी हमने करा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस तरीके से बिल्ड कर सकते हो जो कि यहाँ पे भी है, जो मैंने नीचे भी आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की नीड है, ठीक है।
चलो अब करते हैं इस पे क्वेश्चंस, इसको बस फटाफट एनालाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक चीज जो आपको बताने की नीड है, कभी कभी एमसीक्यू में क्या आता है, वो पूछता है कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द लीनियर कोरिलेशन, तो उसका आंसर है कार्ल पियर्सन्स। इसको प्रोडक्ट मूवमेंट भी बोला जाता है गाइस। ठीक है, एक चीज आप ये याद रखें, साथ साथ एक पीवाईक्यू आया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको निकालने के लिए ना, आपका डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपको उसको इंडिविजुअल सीरीज में डालना पड़ता है अनग्रुप्ड, क्योंकि आपको एक एक नंबर को दूसरे नंबर से मैच कराना पड़ेगा। जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये 2 है, ये 4 है, तो ऐसे करके वो एक साथ अलाइन होगा। तो नंबर्स को आप जब अनग्रुप करते हैं तब कैलकुलेशन करते हैं लीनियर कोरिलेशन निकालने की, तब बात बनती है। सो ये पीवाईक्यू की चीज़ है। लास्ट चीज, इफ कोवेरियंस जो भी हमने करा इज जीरो, देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वुड आल्सो बी जीरो। अगर बॉस ये जीरो हो गया, एब्सोल्यूट मेजर ही जीरो हो गया, तो रिलेटिव भी तो जीरो ही निकलेगा। अब रिलेटिव एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या है, मेरे जो स्टूडेंट्स है रेगुलर बैच में उस पर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। एब्सोल्यूट आपका बेसिकली कंपेयर नहीं हो सकता। रिलेटिव आपका क्या है, अगर आपने दो अलग अलग बाईवेरिएट डेटा को कंपेयर करा है, मतलब बाईवेरिएट मतलब एक डेटा सेट था आपका x1 और y1, दूसरा था y2 एंड x2, तो इसका एक कोरिलेशन होगा, इसका कोरिलेशन होगा, दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक यू कैन कंपेयर परसेंटेजेस, द सेम वे यू कैन कंपेयर योर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज वेल। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट प्रोडक्ट मेथड कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आपकी मेन प्रैक्टिस के लिए, बट स्टिल क्विकली आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो जो चीज़ें आपको डालने की नीड है। इसमें मैं जाऊँगा, जो दूसरा वाला फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसको मैं यूज़ करके कैलकुलेशन करूँगा। तो मैंने सबसे पहले करा क्या, मैंने निकाला एक्स स्क्वायर, राइट, फिर वाई स्क्वायर, इन सबके स्क्वायर्स करके फिर एक्स वाई, क्योंकि कोवेरियंस में मुझे नीड थी एक्स वाई निकालने की। तो 2 इंटू 9 वुड बी 18, 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24, ऐसे करके मैंने सारे कैलकुलेशंस कर लिए। उसके बाद मैंने मीन निकाला। मीन गाइस आपको हमेशा निकालने की नीड होगी, भले ही आप कोई भी फॉर्मूले के थ्रू जाएं, बिकॉज यहाँ पे भी मीन बैठा है, और अगर आप डेविएशन कर रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से, तब भी आप मीन निकालेंगे, राइट। अब आपका आ जाता है, ये आपका कोवेरियंस है ऊपर, नीचे आपके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, राइट। इसको पॉज करके आप कैलकुलेशन की खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे करा क्या है, एक्स वाई का समेशन लिया है, यहाँ से आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है। अब ये देखो अनग्रुप्ड है, सारे नंबर्स अनग्रुप्ड है, फ्रीक्वेंसी के साथ हम काम नहीं कर रहे, ठीक है। कार्ल पियर्सन के लिए हमें अनग्रुप करने की नीड है। तो 6 ऑब्जर्वेशन है मेरी, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6। साथ में मेरा मीन निकला है 4.83 ऑफ एक्स, एंड साथ में मीन निकला है वाई का 6.5, तो ये आ गया आपका न्यूमरेटर में। फिर आपका 163 निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर, उसको मैंने डिवाइड करा है 6 से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर मीन का स्क्वायर, राइट अगेन, फिर उसके बाद वाई का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे है डिवाइड बाय 6, एंड फिर मीन ऑफ वाई स्क्वायर। ये जब आप पूरा सॉल्व कर देंगे, अब आप पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अब आप आगे बढ़ें और उसको करें, आपका नेगेटिव कोरिलेशन निकल के आ जाएगा। आप पॉज करें, उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस गाइस एक्सपेक्ट करो, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बहुत कम होता है वो पूछ लेते हैं छोटे से डेटा के साथ, आपको फिर भी कैलकुलेशन करने के लिए बोल दें, बट 1 मार्क 2 मार्क के एमसीक्यू के लिए ये वाली कैलकुलेशन पूरी नहीं करी जाती। तो अब दिया किस तरीके से जाता है, ये बहुत सब जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इतना ज़्यादा रिपीटेड है लास्ट कुछ सालों में, दैट आपको याद रखने की नीड है कि बॉस ये तो पकड़ना है, ठीक है। इफ फॉर टू वेरिएबल्स x and y the covariance variance of x and variance of y are 40, 16, 256 respectively, what is the value of the coefficient correlation? निकालना है coefficient correlation। मेरे पास 3 चीजें गिवन है। मेरा फॉर्मूला क्या होता था, कोवेरियंस ऑफ x and y डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x and y। मेरे पास वेरिएंस गिवन है एंड कोवेरियंस गिवन है, तो वेरिएंस से मैं निकाल सकता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरिएंस ऑफ x is 16, standard deviation would be 4 square root of variance, right? If my variance of y is 256, it will be 16। तो मुझे करना क्या है, ऊपर है 40, नीचे करना है 4 इंटू 16, आंसर मेरा आ जाएगा 0.625। बस इतना करना है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे। और मोस्टली वो क्या करते हैं, वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन ही सीधा दे देता है और आपका आंसर सीधा निकल के आ जाता है। सो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, वेरिएंस से भी आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है कि
नीचे क्या बैठा है, नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन बैठा है, वेरिएंस नहीं बैठा। सो इफ बाय एनी चांस दे हैव गिवन यू वेरिएंस, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करनी है और आपका काम डन। ठीक है, इसके बाद आ जाती है आपकी प्रॉपर्टीज। फॉर्मूला हमने देखा, कोवेरियंस को नोटिस करा कि कैसे वो चेंज होता है, राइट। सो कार्ल पियर्सन अभी तक हमने क्या पढ़ा, इट इज द बेस्ट मेजर, अनग्रुप डेटा के लिए यूज होता है, साथ में कोवेरियंस यूज होता है। कोवेरियंस का एनालिसिस हमने देखा, उसके जो दो फॉर्मूले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को, उसमें अगर एक्स, एक नंबर एक्स को मैं एक फिगर एक्स को चेंज करके वाई कर दूं तो मेरा कोवेरियंस का फॉर्मूला बन जाएगा। उसके हिसाब से कोवेरियंस और वेरियंस के नंबर्स अगर गिवन है मेरे पास एक क्वेश्चन में, तो इजीली मैं फॉर्मूले में पुट करके उसका आंसर निकाल सकता हूँ। सो ये था हमारा मोटा मोटा कार्ल पियर्सन। ज़्यादा टाइम लगने की नीड नहीं होती, ठीक है, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट मेन हमने एनालिसिस करा। आप प्रैक्टिस करो जो मैंने दिखाया था, पॉज करके आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो ताकि आपका हाथ बैठे एंड काम डन है। अब हमें क्या करना है गाइस, हमें कार्ल पियर्सन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है एंड हमारा काम हो जाएगा डन एज फार एज कार्ल पियर्सन इज कंसर्न। पहली चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, रिलेटिव मेजर है। अब रिलेटिव मेजर यूनिट फ्री होते हैं गाइस, जैसे परसेंटेज, राइट। अब जैसे मैंने x1 y1 ऊपर लिखा था, x2 y2, तो अगर मैं दो नंबर्स को कंपेयर कर सकता हूँ, दैट मीन्स उनके यूनिट्स गायब है, वो उड़ चुके हैं, राइट। चूंकि ये रिलेटिव मेजर है, आप दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो, बट कोवेरियंस का यूनिट होता है। तो ये बस डिफरेंस है कोरिलेशन एंड कोवेरियंस में। दूसरी चीज, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमेशा फॉल करता है -1 और 1 के बीच। अगर नंबर -1 है तो इसका मतलब आपका कोरिलेशन है परफेक्टली नेगेटिव, अगर 1 है तो है आपका परफेक्टली पॉजिटिव। आगे क्या लिखा है, इंक्लूडिंग बोथ लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू उनको बोलते हैं कि जो उन वैल्यू को रोक रहे हैं। कोरिलेशन की आखिरी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, -1 और 1, तो -1 और 1 की भी फॉर्म ले सकता है, तो आपको याद रखने की नीड है। तो क्वेश्चन बहुत बार आता है, PYQ में भी आया है, मैंने लिखा हुआ है -1 एंड 1 लिमिटिंग वैल्यू है तो क्या होगा, कोवेरिएशन सॉरी आपका कोरिलेशन 1 और -1 के बीच होगा, और -1 1 भी हो सकता है, इंक्लूसिव ऑफ -1 एंड 1। सो दिस व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। साथ साथ वो कभी कभी क्या पूछता है, वो मैं आपको सीधा एग्जांपल से दिखाता हूँ, इसी प्रॉपर्टी से वो निकल के आता है। अगर मेरा कोरिलेशन 1 है, ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो अगर मेरा कोवेरियंस 15 है और मेरा r 1 से बड़ा नहीं हो सकता, दैट मीन्स मेरे जो ये प्रोडक्ट होंगे या तो ये 15 होगा या 15 से भी बड़ा होगा, तभी तो मेरा 1 या 1 से छोटा नंबर निकलेगा। मेरा डिनोमिनेटर शुड बी ईदर बी इक्वल टू द न्यूमरेटर, या फिर मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। यही एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है। इफ कोवेरियंस ऑफ x एंड y is equal to 15, what restriction should be put for the standard deviations of x and y, right? इसका आंसर क्या है बॉस, द प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी मोर देन 15, राइट। या तो 15 हो या 15 से ज़्यादा हो, राइट। इसमें इक्वल टू वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, तो हमारा बेस्ट एस्टिमेट यही है कि आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज x इंटू वाई, इट शुड बी मोर देन 15, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की नीड है। एंड ये मैंने साथ में ये डाल दिया, कोवेरियंस का नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, वही आपकी डायरेक्शन बताता है, बट आपके डिस्पर्जन मेथड हमेशा पॉजिटिव होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर आपका कोवेरियंस नेगेटिव या पॉजिटिव है, वही आपका न्यूमरेटर में बैठा है कोरिलेशन के, तो वही डिफाइन करेगा आपकी डायरेक्शन किस तरफ है कोरिलेशन की। चलो जी, थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। अभी तक हमने अगर देखा है, अगर मैं सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स की बात करूं, राइट, ओरिजिन स्केल, मैं दोनों से अफेक्ट होता हूं। डिस्पर्जन मैं ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता, मैं स्केल से अफेक्ट होता हूं। एज फार एज कोरिलेशन इज कंसर्न, मैं ओरिजिन से तो वैसे ही बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता, बट स्केल से भी मेरा नंबर चेंज नहीं होता, कोरिलेशन नहीं चेंज होता। उसका मैं भी आपको एक सिंपल रीजन बताता हूं, बट मेरा साइन जो कोरिलेशन का है में चेंज, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो स्केलिंग करी है उसके जो साइंस हैं वो मेरे कोरिलेशन पे कैसे इंपैक्ट डालेंगे, ये चीज हमें इस प्रॉपर्टी में पढ़नी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से करते हैं। अब हुआ क्या है, एक्स जो डेटा है और वाई जो डेटा है वो चेंज हुए हैं, ठीक है। उन पे कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करा गया है।
ये आ गया आपका ट्रीटमेंट जो आपके एक्स पे करा गया है। एक्स के सारे नंबर को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और उसमें 7 भी ऐड कर दिया गया है। साथ में आपके y को चेंज कर दिया गया, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने निकाल दिया। तो हर y के नंबर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 20 प्लस कर दिया। तो ओरिजिन क्या है इसमें 20 और स्केल है 3। यहाँ पे आपका ओरिजिन 7 और स्केल है -5। ठीक है, सिर्फ हम साइन देखेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। हमारा अभी तक का कोरिलेशन क्या है 0.6। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा कोरिलेशन और दोनों के साइंस। मेरा y का साइन तो है पॉजिटिव +3, ये बैठा हुआ है, बट मेरे x का साइन है माइनस। ठीक है, तो जो भी कोरिलेशन है मेरा 0.6, तो इंटू माइनस इंटू प्लस, बॉस मेरा कोरिलेशन चेंज होने वाला है। वो सिर्फ साइंस पिक करता है और आपको उस हिसाब से अपना कोरिलेशन को चेंज करना पड़ता है। ये तो हो गया एक एग्जांपल। दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे एक दूसरा साइन चेंज का है, u + 5x इज इक्वल टू 6। तो यहां पे जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया तो यह 6 - 5x, अगेन -5, एक साइन माइनस में आ गया है। और दूसरा क्या है आपका 3y - 20 इज इक्वल टू 7v। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या साइन है, ये आपका साइन बैठा है पॉजिटिव, राइट। तो एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव होगा क्या बॉस, आपका 0.58 कोरिलेशन था x और y के बीच। अब नंबर चेंज हुआ x, अब x क्या हुआ है, उल्टी चाल चलने लग गया है, बट y अभी भी सीधी चाल चल रहा है। पहले क्या था, दोनों सीधी चाल चल रहे थे, बट अब x का जो स्लोप है, मतलब जो स्केल है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर नंबर नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा था। जब x उल्टी चाल चल रहा है, y सीधी चाल चल रहा है, जिसकी वजह से कोरिलेशन चेंज हो जाता है गाइस। x की हुई उल्टी चाल, y की हुई सीधी, दोनों ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, कोरिलेशन भी उसकी वजह से हो गया चेंज। ठीक है, तो आपका था 0.58 पॉजिटिव में, अब वो हो गया -0.58। तो ये तो इजी है। एक चीज़ जहाँ पे मैंने देखा स्टूडेंट्स अटकते हैं, MTP जैन 2025 का क्वेश्चन है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड u, यहाँ पे क्या कर रहा है, सिर्फ एक इक्वेशन दी है, ठीक है, साथ में y को एक्सप्लेन नहीं करा। इसको मैं सीधा हिंट आपको दे देता हूँ, आप इसको पॉज करो और ट्राई करें खुद निकालने का। बट इसका हिंट ये है कि बॉस सीधा मान लो ना यार कि दूसरा जो नंबर है, जो दूसरी इक्वेशन है, वो ऑलरेडी v के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया नहीं, बट स्केलिंग किस हिसाब से है, स्टडी मैट आपको इस तरीके से स्टैंडर्ड चेंज इन स्केल एंड चेंज इन ओरिजिन बताता है। आपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जब x पे करा तो आप उसको लिखते हो a + bx, और जो आपका नया नंबर निकल के आया दैट इज u। जब आप मैथमेटिकली ट्रीटमेंट करो y पे, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है c + dy। तो d इज द स्केल ऑफ y, ठीक है, और जो नंबर निकल के आया वो है v। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हुई है x पे, v की मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दी है v और y की। तो मैं मान लेता हूँ यार v और y इक्वल है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ठीक है, मैंने मान लिया v इज इक्वल टू 1y, बात सॉर्ट हो जाती है ना। साथ में मैंने दूसरा अपना इक्वेशन सॉल्व करा, जो कि था 3x + 4u + 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाला तो ये निकल के आया -3/4। भाई उल्टी चाल चला रहा है मेरे x को अब, राइट वो, और यहाँ पे है सीधा अभी भी, इसका मतलब साइन चेंज हो गया है। तो अगर मेरा नंबर नेगेटिव था पहले, जब मैं उल्टी चाल चल रहा था ओरिजिनली x पे, तो y चल रहा था मेरी सीधी चाल। अब क्या हुआ है, चूंकि मेरा स्केलिंग चेंज हो गया x पे, तो अब मैं जब सीधी चाल चलूंगा तो y भी चल रहा होगा मेरी सीधी चाल, तो मेरा कोरिलेशन होने वाला है पॉजिटिव। तो मेरा आंसर होगा 0.6। वो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। एक सीधी चाल, सॉरी ये जो आपका स्केल था ये x का स्केल है और पॉजिटिव आपका y का स्केल है, -0.6 आपका कोरिलेशन है, तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.6। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी एक प्रॉपर्टी। अब आपको करना है क्या, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आपको रिग्रेशन लाइन क्लियरली खुद रीड करनी आनी चाहिए कि यार अगर मेरा कोई रिलेशनशिप बिल्ट है, जैसे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाया है u का, y का, v का, x का, राइट। तो आपको पता चलना चाहिए यार कि उन दोनों में रिलेशन क्या बिल्ड हुआ है। आंखों से देख के एज एन एनालिस्ट आपको पकड़ना है और उसको ग्रैब करना है कि यार ये चीज़ है।
अब यहाँ पे करना क्या है, अभी दिया क्या हुआ है, मेरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.93। मेरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, अगर अभी नंबर्स x के नंबर्स u में कन्वर्ट हो गए हैं एंड y के नंबर्स v में कन्वर्ट हो गए। अब कोई इक्वेशन दी नहीं है गाइस, बट आप देख के पता लगा सकते हो। वो कैसे, अगर आप 2 3 5 4 7 लॉजिकल रीजनिंग करा है ना, वही चीज़ करनी है। अगर 2 मेरा -3 में कन्वर्ट हो गया है, दैट मीन्स मेरा नंबर -5 नीचे गया है। 3 - 2 में अगेन -5, 5 0 अगेन -5। दैट मीन्स जो मेरे दो इक्वेशंस, और 4 का भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, 4 अगर -4 हुआ है दैट मीन्स -8। ऐसे करते करते सारे नंबर्स, अगर मैं 10 लूँ, 10 को करूँ -8 तो मेरा 2 निकल के आता है। वी में देखो 2 बैठा है, दैट मीन्स ये मेरी दो नई इक्वेशंस है। ये वाली u इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव एंड y इज इक्वल टू, सॉरी v होना चाहिए यहाँ पे, मैं चेंज कर देता हूँ मित्रों आपके लिए, v इज इक्वल टू -y - 8। और ऊपर आपको बताया कि अगर मेरे नंबर्स ओरिजिन में चेंज हुए हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा। स्केल तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, अब स्केल की कोई मूवमेंट हुई नहीं है, दैट मीन स्केल चेंज नहीं हुआ और ओरिजिन सिर्फ चेंज हुआ है, हमारा कोरिलेशन सेम रहता है। तो यहाँ पे आप देखो, जो मेरा रिलेशनशिप था, जो मेरा कोरिलेशन था एक्स और वाई का, वो ही मेरा कोरिलेशन होगा यू और वाई का। तो मेरा आंसर रहेगा 0.93 ओनली, तो बी हो जाता है मेरा इसका आंसर। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है गाइस। चलो जी, इसके बाद हमारा कार्ल पियर्सन होता है खत्म। तो मैं प्रॉपर्टीज जो हमने 3 पढ़ने की नीड थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी स्केल और ओरिजिन की। ओरिजिन से चेंज नहीं होता, लाइक डिस्पर्जन एंड अनलाइक सेंटर टेंडेंसी, बट स्केल आपका फर्क डाल देता है। स्केल आपका फर्क डाल देता है कैसे, अगर साइंस चेंज है स्केल के तो आपका कोरिलेशन भी हो जाएगा चेंज। ये प्रॉपर्टी रिलेटिव मेजर -1 और 1 के बीच में इंक्लूसिव ऑफ -1 एंड 1, ठीक है। बाद में एक क्वेश्चन आपको बताया, ये चीज़ आपको ज़्यादा याद रखने की नीड है, ये सिर्फ है आपका मेन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। साथ ही साथ कोवेरियंस का फॉर्मूला हमने कर लिया। कोवेरियंस में स्टैंडर्ड डेविएशन के बस थोड़े फॉर्मूले ट्विक करने और आपका काम है डन। तो हमारा कार्ल पियर्सन होता है खत्म गाइस। लास्ट एक टॉपिक करते हैं आज, जो कि है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन। अब होता क्या है, कार्ल पियर्सन आपका आंसर क्या कर रहा है, एक बहुत एक्यूरेट मैग्नीट्यूड निकालता है, बट उसकी कैलकुलेशन ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी कॉम्प्लेक्स, राइट। अगर मैं सारे अपने वेरिएबल्स को या फिर एट्रीब्यूट्स को एनी हाउ एक ऐसी चीज़ है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ब्यूटी, इंटेलिजेंस, उसको मैं रैंक कर सकता हूँ, राइट। बट व्हाट इफ मेरे वेरिएबल्स में, जैसे मेरे स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं, मैं उनको भी रैंक कर सकता हूँ, राइट। अपने स्टूडेंट्स को रैंक कर सकता हूँ उनके मार्क्स के बेसिस पे। तो अगर मैं रैंकिंग दूँ किन्हीं दो ऑब्जर्वेशंस को, जैसे स्टैट्स और मैथ्स के मार्क्स को, राइट, और मैं रैंक करूँ, या फिर दो जजेस थे, जज 1 जज 2, और क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है, इन्होंने रैंक करा स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उन दोनों की रैंकिंग में क्या कोई कोरिलेशन बैठा है, क्या उनके जो उन्होंने डिसीजंस लिए, क्या वो आपस में अलाइन कर रहे हैं, क्या वो आपस में अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं, राइट। एक बहुत कैजुअल तरीका है इसको निकालने का, जो कि इजी है कार्ल पियर्सन मेथड से कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा है क्योंकि आ जाता है एग्जाम में। कार्ल पियर्सन से इजी है कैलकुलेट करना स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को। तो अगर रैंक के बेसिस में कोरिलेशन निकालूं, सो मुझे मेथड किसके लिए जाना पड़ता है, स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन के। अब इसका फॉर्मूला क्या है, 1 - समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द रैंक। अभी देखेंगे वो कैसे होता है, नीचे आ जाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर -1। तो ये है फॉर्मूला। d है आपका डिफरेंस हर एक रैंक का, वो कैसे होता है अभी देखेंगे। n हो जाता है आपका नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल, जरूरी नहीं है एट्रीब्यूट से रैंक को, अगर मैं वेरिएबल्स को भी, अपने नंबर्स को भी रैंक करके कोरिलेशन निकालूं तो भी काम हो सकता है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना। और इस पे PYQ भी आया है कि क्या एट्रीब्यूट पे होता है, वेरिएबल पे भी हो सकता है, तो वेरिएबल पे भी हो सकता है आपका कैलकुलेशन। उसके बाद एक छोटी सी चीज़ आती है गाइस, अगर मैं किसी बंदे को रैंक रिपीट दे दूं, वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन है कैसे है। और ये फॉर्मूला आपको एग्जैक्टली याद करने की नीड नहीं है, एक छोटा सा ट्रिक है, वो अप्लाई करेंगे और आपका अपना काम करेंगे ईजी। तो इस फॉर्मूले को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, आपका 10 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा, राइट। सो पहले हम बहुत छोटी चीज़ करते हैं। मेरे पास दो जजेस की रैंक्स गिवन है, ठीक है। अब उन्होंने करा क्या है,
मेरे मित्रों उन्होंने रैंक्स दे दी हैं एक कॉन्टेस्ट में, और मुझे देखना उस रैंक के बीच कोरिलेशन क्या है। तो कितने कंटेस्टेंट थे टोटल मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो मेरे कंटेस्टेंट्स हो गए, एन हो जाता है मेरा 10। ठीक है, अब मैं दोनों जो रैंक्स हैं उनकी डिफरेंस निकालूंगा। पहले कंटेस्टेंट को जज ए ने दी रैंक 10, जज बी ने दी रैंक 5, तो अब हुआ क्या उन दोनों का डिफरेंस 5। फिर दूसरे को दी 5 जज ए ने, और जज बी ने दी 6, दोनों का डिफरेंस -1। ऐसे करते 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 मैं सबके डिफरेंस निकालूंगा और उसको कर दूंगा स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में मेरा क्या बैठा है? स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। ठीक है, मुझे दोनों का गैप निकालना है। सो पहले का गैप आया 25, फिर 1 -3 का 9, करते 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 मेरे सारे नंबर्स निकल के आ गए। इन सब का समेशन अगर आप करोगे तो आपका निकल के आएगा डी स्क्वायर का 166। अब जो चीज़ बच्चे फॉर्मूले में भूलते हैं, जो मैंने बहुत देखा है, 6 लगाना भूल जाते हैं। सो मित्रों आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप 6 को लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एमसीक्यू में भी वो आपके साथ यहीं पे खेल जाता है। सो आपको इंश्योर करने के आपका 6 लगाओगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में 6 बैठा है, राइट। सो आप करेंगे 1 - 6 इंटू द समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस डिवाइड बाय n³ - n। इसका बस मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, n³ - n लिख सकता हूँ ना, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो n³ - n। सो 10 का क्यूब वुड बी 1000, 10 का क्यूब वुड बी 1000, और ये है 10, तो मेरा आंसर आ जाएगा 990। ठीक है, ऊपर है 6 इंटू 166 जो मेरा इन डिफरेंसेस से आ गया है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मुझे पता चलेगा भाई कोरिलेशन नेगेटिव है, बहुत वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो इससे अगर हम रैंक्स को देखें तो उससे पता चल रहा है हमारा जो कोरिलेशन, जो अग्रीमेंट है उनका, वो बहुत वीक है। मतलब साथ में उनका अग्रीमेंट नहीं आ रहा, कभी वो अग्री कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, कंफ्यूजिंग सा मूवमेंट है, राइट। और साथ में अगर कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत तो उल्टा कर रहे हैं, हल्का सा नेगेटिव टिल्ट है, सही हो जाता है हमारा रैंक कोरिलेशन। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस में, इसमें बस करना क्या है गाइस, यहाँ पे मार्क्स गिवन है, ठीक है, रैंक्स डायरेक्टली नहीं गिवन। तो कभी कभी क्या होता है, आपको सिर्फ मार्क्स दिए होते हैं और आपको रैंक करनी पड़ती है। तो सबसे हाईएस्ट जो नंबर है, जैसे सेल्स हुई, सेल्स हो गया मेरा x, एडवर्टीजमेंट हो गया मेरा y, ठीक है। अब रैंक मैंने दे दी, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? 95, उसको दे दी मैंने रैंक 1, फिर 90 को दे दी रैंक 2। फिर एडवर्टीजमेंट में भी यही करना है, सबसे बड़ा नंबर है 8, सबसे ज़्यादा खर्चा मैंने एडवर्टीजमेंट इस साल करा है, तो मैंने दे दी रैंक 1, और ये करते करते मैंने अपना पूरा रैंक बिल्ड कर दिया। फिर मैं आया डिफरेंसेस पे, 2 2 3 3 0, बहुत ही कम डिफरेंस है, कुछ ही जगह पे डिफरेंस है, देख के ही पता चल रहा है कि भाई कोरिलेशन निकलेगा हार्ड तगड़ा। उसके बाद निकला डी स्क्वायर 1 1 1 1, ठीक है, बिल्कुल बाइनरी ही हो गया। फिर हम लगाने के अपना फॉर्मूला, ठीक है, इसमें डाला मैंने, अब कितने था समेशन, यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर का सिर्फ 4 है, तो 4 × 6 डिवाइड बाय 8। कितनी ऑब्जर्वेशन है मेरे पास गाइस? अनग्रुप डेटा, अनग्रुप ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा एग्जाम में। 2 3 4 5 6 7 8 8, सो 8 × 63 मेरा हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है आपका 64 -1 63 हो जाएगा, ये 64 -1, और n तो है आपका 8। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 0.952 निकल के आ गया। एनालिटिकली भी आप ऊपर देख चुके हैं कि बॉस बहुत ज़्यादा अग्रीमेंट है उनका, ठीक है। अब चीज़ आती है रिपीट पे, और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ गाइस, रिपीटिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, रिपीट वाले क्वेश्चंस करने से पहले एक नोट है, इन केस ऑफ परफेक्ट अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, तो कोरिलेशन वुड बी 1 और -1। अगर मैं हर एक बंदे को बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रैंक दे रहा हूँ और मेरे साथ जो बंदा है वो भी वही रैंक दे रहा है, जैसे मैंने किसी को 1 दी, दूसरा जो मेरे साथ में जज है उसने भी वो रैंक एग्जैक्ट वही दी, दैट मीन्स मेरा अग्रीमेंट है परफेक्ट। उसके बाद बट व्हाट इफ मेरे पास है 8 लोग, ठीक है, ये मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से बताता हूँ, इलस्ट्रेशन आएगा नहीं, बस आपको ये चीज़ याद रखने की नीड है। अगर मेरा परफेक्ट डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, मेरे मार्क्स में जो ज्योग्राफी के और स्टैट्स के, तो मेरा कोरिलेशन अपने आप रैंक कोफिशिएंट कोरिलेशन के हिसाब से निकल जाएगा -1। अब इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, मैं हूँ स्टैट्स का टीचर, तो मेरा वाई यहाँ बैठा हुआ है, ये जो भी ABC टीचर है उन्होंने रैंक दी। अब भाई जो बंदा ज्योग्राफी में बेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो स्टैट्स में वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, राइट।
सो बेस्ट बंदा हमारे जो ज्योग्राफी में है वो सबसे वर्स्ट है स्टार्ट्स में, तो रैंक उस हिसाब से क्या होगी, बिल्कुल उल्टी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उस हिसाब से स्टार्ट्स में रैंक होगी बिल्कुल उल्टी, 6 है तो 1, 5 है तो 2, 4 है तो 3, 3 है तो 4, 2 है तो 5th होगा, और फर्स्ट है तो 6th होगा। तो ऐसे करके डिफरेंसेस निकले। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, आप इसको पॉज करें और देखें सॉल्व करेंगे, तो आंसर -1 आ जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये बस इलस्ट्रेशन के लिए गाइस, मैं रेगुलर कोर्स में करके दिखाता हूँ पूरा का पूरा, बट ज़्यादा आपको जानने की नीड नहीं है। आप सीधा देखो यहाँ पे -1 आ रहा है क्योंकि है मेरा परफेक्ट डिसएग्रीमेंट, तो मैंने एक इलस्ट्रेशन उस हिसाब से बिल्ड कर दिया, सो दैट यू गाइस अंडरस्टैंड। बट आपको याद रखने की नीड क्या है, परफेक्ट डिसएग्रीमेंट इन रैंक कोरिलेशन -1, परफेक्ट अग्रीमेंट इन रैंक कोरिलेशन, रैंक्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, आंसर वुड बी 1, ठीक है। चलो जी, अब आता है रैंकिंग पे, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का और हमारा काम हो जाएगा डन। इकोनॉमिक्स एंड स्टार्ट्स मार्क्स में गिवन है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास मार्क्स गिवन है, रैंक्स मुझे देनी है, और यहीं पे आता है हमारा मेन मैजिक, ठीक है। 80, 56, 50, 48, 50, 62, 60, साथ में स्टार्ट्स के मार्क्स गिवन है उन्हीं स्टूडेंट्स के। अब आप यहाँ पे ढंग से देखें, दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स एग्जैक्ट 50 इको में, स्टार्ट्स में क्या है, दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं एग्जैक्ट 75, एंड 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं एग्जैक्ट 65 रैंक। क्रेजी राइट। करोगे क्या इस सीन में, अगर मार्क्स सेम है तो रैंक किसी किसी ना किसी तरीके से बांटनी पड़ेगी। हाउ डू वी रियली डू इट, दिस इज वॉट वी रियली नीड टू डू। जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे, बट वो अपने तरीके से, ठीक है। पहले हम करते हैं रैंक कैसे कैलकुलेट होती है। भाई सबसे बड़ा बंदा कौन है, जो इको में सबसे बड़ा धुरंधर निकला 80 मार्क्स के साथ, राइट, इसकी होगी रैंक 1। उसके बाद सबसे बड़ा धुरंधर हमारा 62 रैंक 2, फिर 60 रैंक 3, अब रैंक 4 हो जाती है 56। अब लड़ाई है पांचवी और छठी रैंक के लिए 50 मार्क वाले बंदे की। अब चूंकि दोनों इक्वल हैं, सो व्हाट यू रेडी डू बॉस, दोनों 5th रैंक भी डिजर्व करते हो, 6th रैंक भी डिजर्व करते हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ एवरेज। तो मैं पांचवी और छठी रैंक बांट रहा हूँ, बट मैं किसी को 5th और 6th नहीं दे सकता, बिकॉज दोनों 50-50 मार्क्स लाए हैं यार, अनफेयर हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को एवरेज दे दूंगा 5th और 6th का। सो ये है मेरा नोट इको वाले 50 मार्क्स पे, 5th और 6th रैंक में बांट रहा हूँ, तो मैं दोनों को करूंगा एवरेज। भाई 5.5 दे दे यार, खत्म कर, ठीक है। 5 + 6 / 2, 5.5 आप ले जाओ, जो 50 मार्क्स लाए, कमेंडेबल दैट यू गॉट 50 मार्क्स एंड देन यू ऑल्सो गॉट 50 मार्क्स, यू ऑल्सो गेट 5.5। सो पांचवी और छठी रैंक मैंने बांट दी। सो ये आपको नोटिस करना है, आपने एवरेज तो करा और उस हिसाब से बांटा, बट आपको ये भी ध्यान रखना आपने 2 रैंक्स बांट दी है, पांचवी भी और छठी भी। तो अब आपकी कौन सी रैंक आती है, 7वीं। 7वीं रैंक बची गाइस आपकी, ये 48 मार्क्स वाली, ये हो गया 7th, ठीक है। द सेम वे आपने 75 वाली रैंक भी आप ऐसे ही बांटोगे, 90 हो गया पहला बंदा जो सबसे बड़ा धुरंधर था स्टैट्स में। उसके बाद आपकी रैंक है सेकेंड और थर्ड, जो आपको 75 वाले को बांटनी है, ठीक है। तो ये रहा मेरा नोट, सेकेंड और थर्ड रैंक में बांट रहा हूँ, 2 + 3 / 2, 2.5 तू ले जा, 2.5 तू ले जा, राइट। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैंने करा क्या, सेकेंड और थर्ड रैंक बांट दी। अब मेरा कंपटीशन आएगा चौथी रैंक के लिए, चौथी रैंक में बट और खेल बैठा हुआ है, यहाँ पे है 65, 65, 65। इसका मतलब चौथी, पांचवी, छठी, 3 रैंक्स के लिए compete हो रहा है। तीनों का एवरेज कर देते हैं, किसी का अनफेयर नहीं कर सकते बॉस, ठीक है। चौथी रैंक, पांचवी रैंक और छठी रैंक, 4 + 5 + 6 15 / 3। भाई हर किसी को पांचवी रैंक मतलब 5 दूंगा, ठीक है। तो 65 वाला ले गया 5, चौथी रैंक गई, फिर ले गया 5, पांचवी रैंक गई, फिर ले गया 5, छठी रैंक गई, बची कौन सी, 7वीं, जो सबसे कम मार्क्स वाला लाया 50, 7th। भाई सबका डिफरेंस निकालो, यहाँ 4 है, 2.5 है तो 1.5, ठीक है। यहाँ पे 5.5, 5.5, ठीक है। उस हिसाब से आपको करने हैं सारे नंबर्स का स्क्वायर। इसमें आपका कैलकुलेशन आएगा, पॉज करके आप इसको प्रैक्टिस करें, आपका समेशन आएगा 44.5। सॉल्व अब कैसे करना है, अब आते हैं हम उसके फॉर्मूले पे। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखाता हूँ। भाई किसी भी नंबर में यहाँ पे लिखा है, अगर कोई रेपिटेशन है रैंक की इन एनी और बोथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एक्स में हो रही है, वाई में हो रही है, या दोनों में हो रही है, वो सारी देखनी है और मुझे उसके हिसाब से फॉर्मूला को ट्वीक करना है। ट्वीक कैसे, ये फॉर्मूला तो था ही,
6 बैठा था, ब्रैकेट को बड़ा कर देना है, इसके अंदर मैं डालूंगा और चीज़ है गाइस, ब्रैकेट लगा, ध्यान रखना है। 6 को मल्टीप्लाई करना है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक से, साथ साथ आपको कुछ नंबर्स और एलिमेंट्स लाने हैं। वो क्या लाने हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कितनी बार मेरी रैंक रिपीट हो रही है उसको मुझे डालना है यहाँ पे। अभी मेरे एग्जाम्पल में क्या था, सीधा नीचे चलते हैं और यहाँ वहीं से देखते हैं। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, m3 माइनस एम, फिर m3 माइनस m2, फिर m3 माइनस m3 अगेन। तो ये है क्या, m का क्यूब है, मतलब एक रैंक जो रिपीट हो रही है वो कितनी बार हो रही है, 2 बार, जो मेरी इको वाली हुई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा 2 बार रैंक रिपीट है, उसका करूँगा क्यूब -2 एंड उसको कर दूंगा डिवाइड 1/12 से। फिर अगेन मेरे स्टैट्स में क्या हुआ, 75 मार्क्स वाले 2 रैंक रिपीट हो रही हैं, मतलब सेकंड और थर्ड मेरी नंबर्स रिपीट हुए तो मुझे रैंक बांटनी पड़ी, राइट। अगेन मेरा आएगा 1/12 ब्रैकेट में 2 का क्यूब -2, मतलब कितनी बार रिपीट हुई, 2 बार। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टैट्स भाई 65 मार्क्स वाले 3 रैंक रिपीट वाले थे आपस में, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, अब नंबर थोड़ा और चेंज हो जाएगा, 3 का क्यूब -3 डिवाइड बाई 12, ऐसे करके आपका फॉर्मूला चेंज होता है। तो फॉर्मूला स्केरी नहीं है, जस्ट दैट आपको लॉजिक लगाने की नीड है। और अब आपको याद क्या करना है, बहुत सिंपल है। अगर मैं 2 का क्यूब लूँ और माइनस करूँ 2 तो मेरा आंसर आता है 6, राइट। उसको मैं डिवाइड करता हूँ 12 से तो मेरा आंसर निकलेगा 0.5। अगर मैं 3 का क्यूब लूँ विच इज़ 27, उसको मैं माइनस करूँ 3 से, मेरा निकलेगा 24, उसको मैं डिवाइड करूँ 12 से, मेरा आंसर आएगा 2। तो गाइस ये फाउंडेशन है, एमसीक्यूज हैं, आपको याद तो रह सकता है ना। मोस्टली अगर आपसे क्वेश्चन 1-2 मार्क का पूछा जाएगा तो रैंक 2 बार या मैक्स 3 बार रिपीट हो जाएगी टक्कर के, वो भी बहुत रेयर है ये वाला जो टॉपिक है वो आ जाए। बट अगर आ गया तो इतना तो याद रख सकते हो कि मुझे करना क्या है। मैंने समेशन तो ऊपर निकाल लिया था ये रैंक्स बांटने के बाद, राइट। ये समेशन मैंने निकाल लिया और यहाँ आ गया। बट इधर अगर मैं सीधा देख के कि हाँ यार मेरी रैंक 2 बार रिपीट हुई है, फिर से 2 बार रिपीट हुई है, फिर 3 बार रिपीट हुई है, तो दिस इज 0.5, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 2, सीधा ही लिख लो यार, राइट। वहाँ पे लिखने थोड़ी बैठोगे, वहाँ पे ये निकालोगे एंड उसके बाद आपको रैंक्स तो रिपीट लॉजिकली पता ही है आपके सामने, तो आप ये करोगे और अपना आंसर निकाल दोगे, ठीक है। 6 को पूरे ब्रैकेट को सम करने के बाद करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 6 को भूलना नहीं है, और अगर रैंक्स रिपीट है तो उन नंबर्स को भी, उन जो रैंक्स आ रही हैं उसकी वजह से जो आपके नंबर्स ऐड हो रहे हैं उसको भी ऐड करके फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको याद रखना है। और ये चीज़ मैंने ऊपर थोड़ी सी लिख दी है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हैंड रिटन नोट डाल दिया, 2 है तो 0.5 है, 3 बार रैंक रिपीट है तो 2 है, राइट। ये आपको चीज़ याद रखनी है, बस दैट इज इट। इसके साथ आपका हो जाता है रैंक कोरिलेशन कंप्लीट गाइस। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है, एक चीज़ और करते हैं, एक चीज़ और है आपकी, ठीक है। ये आता है आपका, आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला दिया होता है आपसे आपके एमसीक्यू में, बट आपको क्या निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे भाई, बाईवेरिएट डेटा में कितने स्टूडेंट्स थे, या कितने स्टूडेंट्स के आपने मार्क्स लिए, या कितने कंटेस्टेंट थे, राइट। वो नीचे बैठा होता है ना आपका, इधर n³ - n, सो आपको वो निकालना है। अब n³ - n इक्वेशन आप मैथमेटिकली इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पता है अगर स्क्वायर भी लग जाए तो भी उसमें हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है, एक्स और वाई निकालने के लिए बहुत ज़्यादा तिगड़म लगानी पड़ती है। तो इसमें हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। गाइस एमसीक्यू में क्या है, आपको एमसीक्यूज गिवन है, ऑप्शंस गिवन है, राइट, 4 गिवन है, आप सीधा करो नंबर्स पुट। तो अब इन्होंने बोला क्या है, जो मेरा सम है डिफरेंसेस का और उसका स्क्वायर का, मतलब डिफरेंस करा फिर स्क्वायर करा, उसका जो सम है वो है 66। तो बेसिकली उसने ED² तो दे दिया यार 66, ठीक है। मुझे मेरा फॉर्मूला पता है विच इज दिस, इसमें मैं पुट करूँ तो मेरा बचेगा क्या, और मेरा कोरिलेशन भी मुझे गिवन है, रैंक कोरिलेशन विच इज़ 0.6। तो मुझे क्या नहीं पता, n³ - n, भाई पुट करके देखो इक्वेशन सॉल्व हो रही है क्या। इसको जब मैं सॉल्व करूँ और यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेरा 10, उसको मैं नीचे डालूँ तो क्या मेरा 0.6 निकल के आ रहा है, पहला वाला ही सॉल्व हो गया यार। 6 है, फिर यहाँ से आया मेरा 66, ठीक है, नीचे है 1000, 10³ -10, राइट, 990। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा 0.6। तो चूंकि ये मेरे को रिलेशन से मैच हो गया, मेरा आंसर है 10। ये आपको याद रखने की नीड है, ये भी आपके एमसीक्यू में आ जाता है।
ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। जैसे आप मीन में होता है ना करेक्टेड नंबर, करेक्टेड ऑब्जर्वेशन, इसमें भी आपको ये करना है, करेक्टेड डेविएशन को ढूंढना है, उसको मतलब जो आपका गलत था उसको माइनस करके करेक्ट नंबर, करेक्ट रैंक का डिफरेंस ऐड करना है और फिर आंसर निकाल देना है। ये देख लो, इसका आंसर आया 0.2, तो आपका इसमें ऑप्शन बी सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको पॉज करो और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है गाइज, इसके साथ है हमारा फिर चौथा और सबसे सिंपल मेथड। उसके बाद आता है हमारा आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत छोटा है, बट रेगुलर कोर्स में इसको थोड़ा लंबा कराता हूँ, बिकॉज ये जिस तरीके से लिखा हुआ है हमारे बुक्स में वो चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करता कि रियलिटी में आर स्क्वायर है क्या। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बट होता क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिए है, आर स्क्वायर दिमाग में आ जाता है, रट लेते हैं, जाके क्वेश्चन आता है 1 मार्क का और वो कर देते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर हम करेंगे रिग्रेशन करने के बाद, और उस रिग्रेशन शुरू करने से पहले हम कंप्लीट करेंगे अपना लास्ट मेथड विच इज कंकरेंट डेविएशन, देन विल बी थ्रू विद कोरिलेशन, देन रिग्रेशन, एंड जो छोटा मोटा टॉपिक जैसे आर स्क्वायर बचा वो भी हम करेंगे कल। डन। ठीक है, थैंक यू गाइस।